हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है चैप्टर 19 जो कि ओजोन डिप्लीशन के ऊपर है उसको स्टार्ट किया था पार्ट 1 में। आज इसी चैप्टर को जो है हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 में। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओजोन क्या होता है, इसका डिप्लीशन किस तरीके से होता है और कुछ एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की थी। जैसे हमने देखा था कि जो CFCs होते हैं उनसे जो फ्री क्लोरीन निकलता है उससे कैसे ओजोन डिप्लीट होता है, वो रिएक्शन हमने पूरी समझी थी। फिर हमने बात करी थी ब्रोमीन के लेकर कि ब्रोमीन जो है वो भी आपका रिएक्ट करता है फ्री ओजोन के साथ, फ्री ब्रोमीन बनाता है और पूरा का पूरा कैटालिटिक रिएक्शन जो है चलती रहती है। उसके बाद कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल्स हैं, उसके बाद फिर कुछ आपके कंपाउंड्स थे जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है या फिर आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। ये सारे के सारे भी जो है ओजोन के डिप्लीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसी के बारे में कुछ और बातें करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम समझेंगे, एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। हम देखेंगे कि ये इससे किस तरीके से बेसिकली जो ओजोन का डिप्लीशन है वो हो रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली आज जो ये लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, ये चैप्टर में जो है वो आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होता है उसकी नोटिफिकेशन मिस ना हो, उसके लिए आप लोग जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्विजेज आप लोगों के लिए वहाँ पर अपडेट किए जाएंगे, सो दैट कि आप पूरे का पूरा जो इस सब्जेक्ट की या इस कोर्स की तैयारी है वो आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सके। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप लोग जो है अपने को एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में ये कोर्स जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप ये सारे के सारे जो फायदे हैं, वो बेनिफिट्स हैं, वो वहाँ से ले सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना आज का लेक्चर इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहां पर जो सबसे पहली बात आज हमें करनी है दैट इज योर रोल ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स इन ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन में जो PSC होते हैं दैट इज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं, इनका क्या रोल होता है। ठीक है, यहां पर लिखा गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। और कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है दैट इज योर नेक्रियस क्लाउड्स, एक्सटेंड फ्रॉम 10 to 100 किलोमीटर इन लेंथ। देख सकते हैं कितनी बड़ी लेंथ होती है, 10 से 100 किलोमीटर तक की, और सेवरल किलोमीटर्स इन थिकनेस। और जो इनकी ऊंचाई होती है या जो इनकी थिकनेस होती है वो सेवरल किलोमीटर्स तक की हो सकती है। ठीक है, इनको मदर ऑफ पर्ल भी बोला जाता है ड्यू टू देयर ग्लो विद अ सी शेल लाइक इरेडियंस। ठीक है, यानी कि जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये बहुत तेज जो है चमकते हैं, सी शेल की तरह, यानी कि जो समुद्र का मोती होता है उसकी तरह ये चमकते हैं। तो इसीलिए इनका नाम जो है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी इनको कहा जाता है। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ क्लाउड्स हैं दैट कंटेन नाइट्रिक एसिड इंस्टेड ऑफ प्योर वाटर। ठीक, जो दूसरे टाइप के क्लाउड होते हैं उसमें प्योर वाटर नहीं होता, बल्कि उसकी जगह क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है दैट इज HNO3। ये थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह भी आप लोगों को जो है पता होने चाहिए। ठीक, इसके बाद जो तीसरा टाइप के क्लाउड होते हैं दे हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन एज नेक्रियस क्लाउड्स बट फॉर्म एट अ स्लोअर रेट विच रिजल्ट्स इन अ लार्जर क्लाउड विद नो इरेडियंस। ठीक है, ध्यान रखिए तीसरे प्रकार का जो क्लाउड है उसकी केमिकल कंपोजिशन नेक्रियस क्लाउड की तरह ही है, लेकिन स्लो रेट में बनता है, जिससे जो क्लाउड है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है और इरेडियंस इसमें नहीं होती, यानी कि इसमें जो वो चमक है मदर ऑफ पर्ल वाली क्लाउड वाली जो हमने बात की नेक्रियस क्लाउड में, वैसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें हम समझते हैं इसको क्या है कि जो क्लोरीन रिलीज होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ CFCs एग्जिस्ट इनिशियली एज प्योर क्लोरीन और एज क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हमने देखा था कि जो CFCs थे उसमें से ब्रेकडाउन होने के बाद कैसे क्लोरीन अलग हो रहा था। तो इसमें यही लिखा है कि या तो इनिशियली वो प्योर क्लोरीन की तरह रहेगा या फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड की तरह रहेगा। ठीक है, उसमें एक्टिव क्लोरीन जो है दैट इज इनस्टेबल, बट दीज टू फॉर्म्स
react further to form compounds that is chlorine nitrate and HCl that are stable। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या है, इनएक्टिव क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा, यानी कि क्लोरीन प्लस मीथेन। ठीक है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है हम इसको समझेंगे। क्लोरीन प्लस मीथेन जो है वो HCl और मिथाइलोक्यूमेशन बनाता है, मिथेलियम क्यूमेशन बनाता है। ठीक है, फिर ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड इज ClO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ClO प्लस NO2। ठीक है, ये मिलके आपका क्लोरीन नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, क्लोरीन नाइट्रेट ये बनाएगा। क्लोरीन नाइट्रेट आपका यहां पर फॉर्मूला यही है, दैट इज ClO ठीक। द स्टेबल फॉर्म्स कंपाउंड, जो स्टेबल कंपाउंड है दैट इज HCl एंड ClNO2 are reservoirs of chlorine and therefore for chlorine to take part in the reactions of any sort it has to be freed। ठीक है, ये क्लोरीन के रिजर्वॉयर की तरह है और क्लोरीन को अगर किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करना है तो पहले क्लोरीन को फ्री होना पड़ेगा। यानी कि यहां से आप देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम एक्टिव टू इनएक्टिव स्टेट्स। ठीक, जैसे कि ये आपका CFC है, CFC के ऊपर यूवी रेडिएशन अगर पड़ती है तो वो एक्टिव क्लोरीन बन जाता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था। ठीक है, अब अगर ये रिएक्ट कर रहा है आपका, यहां से आप देखिए O3 के साथ, O3 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि Cl प्लस O3 अगर हो रहा है, क्लोरीन विद रिएक्ट विद ओजोन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ओजोन, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो ClO बन रहा है दैट इज क्लोरीन ऑक्साइड। ठीक है, या क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन यहां से क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ठीक, फिर ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है वो NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ClONO2। ठीक है, ClONO2 इज नथिंग बट नाइट्रिक, ये है क्लोरीन नाइट्रेट। ठीक है, दिस इज फॉर्मिंग अ क्लोरीन नाइट्रेट। ठीक, और Cl जो है, जो एक्टिव क्लोरीन है, ये CH4 यानी कि मीथेन के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा। ठीक है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन सिंगल था, यानी कि दिस इज एन एक्टिव क्लोरीन, ये फ्री क्लोरीन है। ठीक है, इसको एक्टिव क्लोरीन भी कह सकते हैं या फिर आप इसको फ्री क्लोरीन भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखिए जो क्लोरीन है वो नॉट इन अ फ्री फॉर्म, वो एक किसके साथ है, एक कंपाउंड के फॉर्म में है, तो दिस इज नॉट एन एक्टिव क्लोरीन, ये क्या है, इनएक्टिव क्लोरीन। ठीक, एंड दीज टू आर बेसिकली यू कैन से द रिजर्वॉयर ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये क्या है, रिजर्वॉयर ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, इनसे क्या असर पड़ता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आई होप आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी, वहां पर क्लियर होंगी कि जो एक्टिव क्लोरीन है वो ओजोन के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्टिव क्लोरीन इज रिएक्टिंग विद ओजोन और वहां से ओजोन डिप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, तो अब देखिए कि ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है, इनकी वजह से क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। ठीक, हमने ऊपर देखा ये हमारे जो दो है इनएक्टिव क्लोरीन है, इसके ऊपर अगर हमारा जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, यानी कि ये बेसिकली PSC है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, इसके साथ ये रिएक्ट करके बनाएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, और साथ ही साथ HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड आपने देखा था वो दूसरे प्रकार का जो क्लाउड था वो है। ठीक है, अब ये जो Cl2 है, Cl2 जो है इसके ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ेगी और यूवी रेडिएशन पड़ने से ये फिर से क्या बन जाएगा, एक्टिव क्लोरीन बन जाएगा। ठीक, और एक्टिव क्लोरीन के साथ तो फिर वही प्रॉब्लम है, ये फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO बनाएगा, O2 रिलीज, ClO बनाएगा, O2 रिलीज। ठीक है, और ये ClO प्लस ClO मिला के ClO2N2 बना सकता है। ठीक है, और ClO2N2 जो है उसके ऊपर फिर से अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन पड़ेगी तो फिर से एक्टिव क्लोरीन निकल जाएगा और O2 यहां से रिलीज हो जाएगी। तो ये सारे का सारा प्रॉब्लम जो है एक्टिव क्लोरीन को लेकर है। ठीक है, या फिर फ्री क्लोरीन को लेकर है, जो ओजोन के लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्लोरीन अगर इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वॉयर अगर अवेलेबल है तो उसमें ऐसा इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि अगर रिजर्वॉयर ऑफ क्लोरीन भी है तो वो फिर भी किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके फ्री क्लोरीन जो है वो बना ही देगा। देखिए अब इसमें आगे क्या लिया है, there is a correlation exists between the cycle of ozone depletion and the presence of polar stratospheric clouds। I hope कि यहाँ पर मैंने जो आपको ये रिएक्शन समझाई है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी इनकेस आपको मेंस में भी कभी इस रिलेटेड कुछ चीज़ लिखने को आती है ओजोन डिप्लीशन से संबंधित या फिर एक्टिव क्लोरीन को लेकर, तो आप वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से यहाँ से
समझा सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस रिएक्शंस नहीं है, बहुत बेसिक सिंपल रिएक्शंस है। अब किसी के मन में ये आ सकता है कि सर मैंने तो साइंस पढ़ी नहीं या मेरी केमिस्ट्री जो है वो कमजोर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर केमिस्ट्री कमजोर होना और मजबूत होने का सवाल नहीं है, बेसिक सिंपल सिंपल रिएक्शंस है। यहाँ पर हम कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि जहां से हमारे जो फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बेसिक सिंपल सी रिएक्शंस है। अगर आप इसको खुद भी 2-3 बार करेंगे तो आपको खुद ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि एक कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, ओजोन डिप्लीशन के साइकिल के बीच में और पीएससी दैट इज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की प्रेजेंस में, ठीक है। दैट इज द आइस पार्टिकल्स ऑफ द क्लाउड provided substrate for chemical reactions which freed chlorines from it reservoirs, ठीक है। यानी कि जो ये PSC है ये बेसिकली क्या करता है, ये एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन के लिए, जिससे बेसिकली जो रिजर्वॉयर से क्लोरीन क्या हो जा रहा है, फ्री हो जा रहा है। बेसिकली ये वाला पार्ट समझाया जा रहा है कि ये जो क्लोरीन का रिजर्वॉयर था, यहां से ये एक्टिव क्लोरीन कैसे बना, ठीक है, या फ्री क्लोरीन कैसे बना। ये तभी बना जब यहां पर बेसिकली कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट अवेलेबल है, ठीक है। इसको आप यहां पर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि देयर इज अ काइंड ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज अवेलेबल हेयर, जो बेसिकली ये इसको यानी कि ये जो इनएक्टिव क्लोरीन है या फिर आप कह सकते हैं क्लोरीन रिजर्वॉयर है, वहां से ये इसको एक सिंगल फॉर्म में या फ्री क्लोरीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यूजुअली ये जो रिएक्शन है बिटवीन HCl एंड ClONO2 इज वेरी स्लो, ठीक है। इनके बीच में जो रिएक्शन है वो काफी स्लो होती है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो फास्टर रेट में भी हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल सबस्ट्रेट विच इज प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एट द पोल्स। इसीलिए इनको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बोला जाता है, ठीक। तो यानी कि जनरली यहां पर क्या बोला गया है कि अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में बात करें तो HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो हमारा क्लोरीन नाइट्रेट है उसके बीच का रिएक्शन काफी स्लो होता है, ठीक है। लेकिन ये जो PSC है, जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, ये कुछ सूटेबल सबस्ट्रेट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन थोड़ा सा तेजी से हो सकता है, ठीक है। वही ऊपर जो रिएक्शन वहां पर बनाई है जिसमें क्लाउड के थ्रू फॉर्मेशन है वो यही है, दैट इज HCl प्लस क्लोरीन नाइट्रेट दैट इज ClONO2। ये रिएक्ट करके आपका बना देगा मॉलिक्यूलर क्लोरीन, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्लोरीन ये आपका बना रहा है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर क्लोरीन एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज HNO3, ये इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद जो ये मॉलिक्यूलर क्लोरीन है, ये जो ऊपर रिएक्शन में बना है, ये ब्रोकन डाउन हो सकता है एटॉमिक क्लोरीन में एंड द ओजोन डिप्लीशन रिएक्शन वुड कंटिन्यू। और ये कैसे कन्वर्ट होगा एटॉमिक क्लोरीन में या फिर फ्री क्लोरीन में, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, वो ऊपर हमने दिखाया है, ठीक है ना। इसके बाद द PSCs नॉट ओनली एक्टिवेट क्लोरीन बट दे ऑल्सो एब्जॉर्ब रिएक्टिव नाइट्रोजन। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ये रिएक्टिव नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब ना करे या उसको अगर इनर्ट ना बनाए तो फिर से ये जो एक्टिवेटेड क्लोरीन है या जो फ्री क्लोरीन है, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके वापस से कंपाउंड बना देगी। उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने एक चीज समझी है कि क्लोरीन इज नॉट इटसेल्फ अ प्रॉब्लम। अगर आप सिंपल एक वर्ड का यूज कर रहे हैं क्लोरीन, तो ओजोन के लिए एज सच क्लोरीन जो है वो उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। अगर क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड है तो वो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन फ्री क्लोरीन जो है या एक्टिवेटेड क्लोरीन जो है वो नुकसानदायक है ओजोन के लिए, उससे ओजोन का डिप्लीशन होगा, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। तो PSC जो है ये दो काम कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो क्लोरीन का रिजर्वॉयर है जो हमने ऊपर देखा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन नाइट्रेट, ये एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे बेसिकली क्या है कि HCl जो है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन नाइट्रेट, इनका रिएक्शन काफी फास्ट हो रहा है, मॉलिक्यूलर क्लोरीन बन जा रहा है। और मॉलिक्यूलर क्लोरीन जो है यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में फिर वो क्या बन गया, एक्टिवेटेड क्लोरीन या फ्री क्लोरीन बन गया, फिर वहां से ओजोन डिप्लीशन स्टार्ट। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम ये कि ये जो PSCs हैं ये सिर्फ क्लोरीन को ही एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिएक्टिव नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन रिएक्ट कर सकता है, जिसके पास रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी है, ये उसको भी अब्सॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। यहां पर यही चीज लिखी गई है कि अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होते तो वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके वापस से ClONO2 बना देते हैं, दैट इज क्लोरीन नाइट्रेट बना देते, और फिर ये सारा का सारा जो बवाल था या बखेड़ा था वो खड़ा होता ही नहीं, और उससे फिर जो एक्टिवेटेड क्लोरीन है वो नहीं रहता और फिर ओजोन का डिप्लीशन भी नहीं होता, ठीक। अब इसके बाद ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है इसका एक डाइमर भी बनता है। डाइमर इज
अभी देखते हैं जैसे मोनोमर होता है ना, मोनोमर इज सिंगल यूनिट, डायमर इज 2 यूनिट्स। तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोरीन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद इटसेल्फ फॉर्मिंग अ डायमर दैट इज ClO2। ठीक है, जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है दैट इज ClO है, ये ClO अपने आप के साथ ही रिएक्ट करते हुए क्या बना देगा, Cl2O2 दैट इज ये Cl2O2 जो है ये एक डाइमर है। ठीक है, ये जैसे सिंगल है मोनोमर सिंगल यूनिट, दो मिलके बन गए डाइमर। ठीक, दिस डाइमर इज इजिली डिसोसिएटेड बाय सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है और फिर यहां से फ्री क्लोरीन एटम्स बन जाएगा जो कि ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि Cl2O2 जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट या आप इसको यूवी रेज ही कहेंगे, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये Cl2 प्लस O2 बन जाएगा। फिर ये Cl2O2 जो है वो यूवी, जो Cl2 बन गया, ऑक्सीजन तो बन गया, तो रिलीज हो जाएगा। जो Cl2 बन रहा है वो वापस से क्या हो जाएगा, Cl के फॉर्म में, एक्टिवेटेड क्लोरीन या फ्री क्लोरीन के फॉर्म में निकल जाएगा और फिर वो ओजोन के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद हम एक पॉइंट यहां पर ये समझते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि एंटार्क्टिक का जो रीजन है, जहां पर हमने देखा था कि 1985 के बाद ये पता लगा है कि ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है और आज की डेट में वहां पर जो है जितनी पहले हुआ करती थी सिर्फ उसका 50% ही क्या बची है, ओजोन बची है। ठीक है, तो हम यहां पर यह समझते हैं कि ये जो ओजोन डिप्लीशन है वो एंटार्क्टिक में ही प्रिडोमिनेंट क्यों है। ठीक है, देखते हैं। द एंटार्क्टिक स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, कोल्डर है, क्योंकि एंटार्क्टिक का रीजन हमें पता है ऑलमोस्ट हमारे स्नो कैप्ड रीजन है। ठीक, तो वो बहुत ठंडा है, पहली बात। अब ये जो लो टेम्परेचर है ये क्या करता है, ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स को बनने में मदद करता है। ठीक, बिलो 20 किलोमीटर यानी कि 10-20 किलोमीटर से नीचे ये बनते हैं। इसके बाद ओजोन जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कॉजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ओजोन जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में, देखिए ध्यान रखिएगा ट्रोपोस्फेयर की बात नहीं हो रही है, स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है। तो जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में हम लोग हाइट के साथ ऊपर बढ़ते जाते हैं, इसका टेम्परेचर जो है, स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, और अगर ओजोन डिप्लीट हो रही है तो एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि फिर ये एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या है कि फिर से फेवरेबल कंडीशन बनेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स और स्टेबलाइजेशन ऑफ द वोर्टेक्स। ठीक है, अब ये वोर्टेक्स क्या होता है, वोर्टेक्स इज अ रिंग ऑफ रैपिडली सर्कुलेटिंग एयर दैट कन्फाइंस द ओजोन डिप्लीशन इन द एंटार्क्टिक रीजन। ठीक है, बेसिकली इस तरीके का वोर्टेक्स होता है, ऐसे करके जो घूमता है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये बेसिकली क्या है कि इसकी वजह से क्या है कि वोर्टेक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटार्क्टिक रीजन में ही रहेगा और ओजोन जो है उससे बाहर नहीं जाएगी। अब द लॉन्गिविटी ऑफ द एंटार्क्टिक वोर्टेक्स इज अनदर फैक्टर एनहांसिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। The vortex remains in fact throughout the polar winter well into the mid spring, whereas the vortex in the Arctic disintegrates by the time the polar spring arrives. ठीक है, अब ये चीजें जो है इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि एंटार्क्टिक में ये चीज क्यों हो रही है। ठीक है, इसके बाद टिपिकल हैपनिंग्स इन द विंटर मंथ्स लीडिंग टू द ओजोन डिप्लीशन ओवर द एंटार्क्टिक। अब इसमें देखते हैं क्या है, जून का जब महीना होता है तो एंटार्क्टिक के जो रीजन है वहां पर विंटर बिगिन होता है, यानी कि वहां पर उस समय सर्दियां शुरू होती हैं। वोर्टेक्स डेवलप होता है एंड द टेम्परेचर फॉल्स इनफ फॉर द क्लाउड्स टू फॉर्म, और टेम्परेचर कम हो जाता है, उससे क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जून के बाद जुलाई अगस्त आता है, पीएससीज जो है वो डीनाइट्रीफाई करते हैं एंड डिहाइड्रेट द स्ट्रेटोस्फेयर थ्रू प्रेसिपिटेशन। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरीन नाइट्रेट रिएक्ट ऑन द क्लाउड सरफेस टू फ्री क्लोरीन। हमने ऊपर जो रिएक्शन देखी थी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के थ्रू कि HCl और ClO जो है वो रिएक्ट करते हैं और फ्री क्लोरीन बनेगा एंड विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स टू देयर लोएस्ट पॉइंट। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो धीमे धीमे सबसे नीचे की तरफ को आता चला जाएगा। सितंबर के महीने की बात करें तो सनलाइट जो है रिटर्न्स टू द सेंटर ऑफ द वोर्टेक्स एज द ऑस्ट्रल स्प्रिंग बिगिंस एंड पीएससीज डिसअपीयर। ठीक है, उसके बाद पीएससी जो है वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर अब बढ़ रहा है। फिर ये ClO का जो रिएक्शन है या ClO-BRO का जो रिएक्शन है वो ओजोन को डिप्लीट करेगा। ठीक, और जैसे जैसे ओजोन डिप्लीट होता चला जाएगा, अक्टूबर के महीने आते आते जो ओजोन का लेवल है वो सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, नवंबर में फिर हम बात करते हैं तो जो पोलर वोर्टेक्स है वो ब्रेक डाउन करेगा, ओजोन रिच एयर फ्रॉम द मिड लैटिट्यूड रिप्लेनिशेस द एंटार्क्टिक स्ट्रेटोस्फेयर
एंड ओजोन पुअर एयर स्प्रेड्स ओवर द सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, यानी कि नवंबर आते आते क्या है, ये जो पोलर वोर्टेक्स है ये ब्रेक डाउन करेगा, जो ओजोन रिच एयर है जो मिड लैटिट्यूड से वो वापस एंटार्क्टिक की तरफ को आएगी, और जो ओजोन पुअर एयर है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ को चली जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से इसकी साइकिल चलती है। एंटार्क्टिक रीजन में क्यों होता है इसको आप समझ सकते हैं कि एक तो ठंडे होने की वजह से होता है, जो वहाँ पर पोलर वोर्टेक्स फॉर्म होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, और पूरा का पूरा कैसे ये मंथली चलता है ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा कि पोलर वोर्टेक्स क्या है या ये सारी चीज़ें क्या है, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ज्योग्राफी में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आगे जाके कभी अगर हम फुल कोर्स आप लोगों के लिए लाएंगे तो वो आपको समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अगर डिस्कस करने बताऊँ कि पोलर वोर्टेक्स क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, तो वो सारा का सारा यहाँ के स्कोप के बाहर है। ठीक है, लेकिन आप ये यहाँ से दो चीज़ें समझ सकते हैं, एक तो टेम्परेचर कम होने की वजह से और दूसरा पोलर वोर्टेक्स की फॉर्मेशन होने की वजह से एंटार्क्टिक रीजन में किस तरीके से ये जो ओजोन डिप्लीशन का साइकिल है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, अब अगर हम आर्कटिक की बात करते हैं तो आर्कटिक रीजन में ओजोन डिप्लीशन कैसे होगा, देखिए द ओजोन डिप्लीशन हैज बीन इंक्रीजिंगली एविडेंट ओवर द आर्कटिक एज वेल। आर्कटिक में भी होता है। द आर्कटिक ओजोन डिप्लीशन विच स्वेप्ट अक्रॉस ब्रिटेन इन मार्च 96 was the greatest depletion of ozone ever seen in the northern hemisphere। तो 1906 में जब मार्च के आसपास, ये मार्च 96 में ब्रिटेन के आसपास जब इस तरीके का देखा गया था तो वो आज तक का सबसे बड़ा ओजोन डिप्लीशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, साइंटिस्ट क्लेम दैट इट हैड बीन कॉज्ड इन द पास्ट बाय अ ड्रामेटिक कूलिंग ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर इन द नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स ओवर। ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड में भी जब बेसिकली ये हुआ था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया था, ड्रामेटिक कूलिंग हुई थी, तो उसकी वजह से ये फॉर्म हुआ था। द ओजोन डिप्लीशन ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग स्टेडिली सिंस द विंटर ऑफ 1992। और उसके बाद धीमे धीमे वहाँ पर जो ये हो रहा है वो बढ़ रहा है। ठीक है, 1992 के बाद ये जो डिप्लीशन है वो बढ़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम बिल्डअप ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स, द मेन कॉज इज द इंक्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर इन द आर्कटिक स्ट्रेटोस्फीयर विच एनकरेजेस द फॉर्मुलेशन ऑफ PSCs। ठीक है, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स तो धीमे धीमे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसका एक मेन कारण ये भी है कि जो कोल्ड टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। आर्कटिक के स्ट्रेटोस्फीयर में कोल्ड टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे PSCs की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि PSCs की फॉर्मेशन इनकरेज हो रही है, बढ़ रही है, और उसकी वजह से भी फिर ये पूरा का पूरा ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। ठीक, अब हम समझते हैं कि ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हम समझ सकते हैं कि अगर ओजोन डिप्लीट हो रही है तो इसके इफेक्ट्स पॉजिटिव तो नहीं होंगे, और ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव इफेक्ट्स ही होंगे। तो क्या क्या है वो नेगेटिव इफेक्ट्स, वो भी अगर हम देख लें तो सबसे पहले एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ टोटल कॉलम ओजोन टेंड्स टू कॉज इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन ऑफ सोलर UVB रेडिएशन टू द अर्थ सरफेस। ऑब्वियस ही बात है, हमने आपको बताया कि UV रेज जो है वो उनको एब्जॉर्ब करता है ओजोन। अब अगर ये जो टोटल कॉलम ऑफ ओजोन है अगर ये कम हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो UVB रेडिएशन है उनका पेनिट्रेशन बढ़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएगी। और UVB रेडिएशन जो है वो मोस्ट एनर्जेटिक कंपोनेंट है सनलाइट का, जो अर्थ की सरफेस पर पहुंचता है। इसका ह्यूमन हेल्थ पर, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स और एयर क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के ऊपर इसका क्या नुकसान है। पोटेंशियल रिस्क इंक्लूड एन इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम आई डिजीजेस, स्किन कैंसर एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। यानी कि जो ओजोन डिप्लीट हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि UV रेज सरफेस तक पहुंच रही हैं, उससे इस तरीके की जो बीमारियां हैं, ठीक है, आई डिजीजेस, स्किन कैंसर, इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो हो रहे हैं। UV radiation has been shown in experimental systems to damage the cornea and lens of the eye। इससे बेसिकली आंखों का जो कॉर्निया होता है, जो लेंस होता है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। Experiments in animals show that UV exposure decreases the immune response to skin cancers, infectious agents and other antigens and can lead to unresponsiveness upon repeated challenges। तो एनिमल्स में भी ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है, स्किन कैंसर से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इन्फेक्शियस एजेंट्स उनको जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें एनिमल्स में भी देखने को मिली हैं। इनससेप्टेबल और लाइट कलर्ड स्किन की जो पॉपुलेशन होती है उसमें जो UVB रेडिएशन है इज द की रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ
नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर, ठीक है, यानी कि जो गोरे लोग होते हैं, लाइट स्किन कलर्ड के जो पीपल होते हैं, पॉपुलेशन होती है, उनके ऊपर इस तरीके का कैंसर का खतरा यूवीबी रेडिएशन के ज़्यादा एक्सपोजर से हो सकता है। इसके बाद जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, यानी कि जो लैंड में उगने वाले प्लांट है, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, देखिए साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय द यूवीबी रेडिएशन। रिस्पॉन्स टू यूवीबी ऑल्सो वेरीज कंसिडरेबली अमंग स्पीशीज एंड ऑल्सो कल्टिवर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। कल्टिवर्स इज बेसिकली आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ठीक है। इन एग्रीकल्चर दिस विल नेसेसिटेट यूजिंग मोर यूवीबी टॉलरेंट कल्टिवर्स एंड ब्रीडिंग न्यू वंस, ठीक है। तो उसमें बेसिकली फिर ये करना पड़ेगा कि ऐसे हमें यूवीबी टॉलरेंट कल्टिवर्स या फिर उगाने पड़ेंगे, या फिर जो नए जनरेशन है या जो नए न्यू वंस है उनको ब्रीड कराना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में अगर हम बात करें तो दिस इज लाइकली टू रिजल्ट इन चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज, देयरफॉर देयर आर इम्प्लीकेशंस फॉर द बायोडाइवर्सिटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होगा, जो स्पीसीज का कंपोजिशन है वो चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, यूवीबी रेडिएशन पड़ रही है, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्पीशीज उसको कितना ज्यादा टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये चीज होंगी, और उससे जो अलग अलग इकोसिस्टम है वहां पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। Indirect changes caused by UVB such as changes in plant form, biomass allocation to parts of the plant, timing of developmental phases and second metabolism may be equally or sometimes more important than the damaging effects of UVB। यानी कि उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो फिजियोलॉजी है उसको भी चेंज कर रहा है, ठीक है। प्लांट के जो फॉर्म है उसको चेंज कर रहा है, प्लांट में बायोमास कहाँ पर एलोकेट होगा उसको चेंज कर रहा है, उनका जो डेवलपमेंटल फेज है उस पर चेंजेस ला रहा है। तो यूवीबी से डायरेक्ट चेंजेस भी कुछ हैं और इनडायरेक्ट चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, यानी कि जो हमारे वाटर में रहने वाले प्लांट एनिमल्स हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक्सपोजर टू सोलर यूवीबी रेडिएशन हैज बीन शोन टू इफेक्ट बोथ ओरिएंटेशन मैकेनिज्म्स and motility in phytoplankton resulting in reduced survival rates for these organisms, ठीक है। इनका बेसिकली जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। जो मोटिलिटी है, मोटिलिटी इज बेसिकली आप इसको मोबिलिटी से ही रिलेट कर सकते हैं, यानी कि जो मूवमेंट होती है फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह की उस पर भी असर पड़ रहा है। सोलर यूवीबी रेडिएशन हैज बीन फाउंड टू कॉज डैमेज इन दी अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फिश, श्रिम्प, क्रैब, एम्फीबियंस एंड अदर एनिमल्स। इनका जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। द मोस्ट सीवियर इफेक्ट्स आर डिक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड इम्पेयर्ड लार्वल डेवलपमेंट, यानी कि जो इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उस पर भी नुकसान पहुंच रहा है और जो लार्वा का डेवलपमेंट है उस पर भी नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की बात करते हैं, जैसे हमने पहले बात की हुई है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को लेकर हमने पहले बात बहुत डिटेल में की है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारी की सारी जो साइकिल्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, तो उन पर क्या असर पड़ता है। इंक्रीजेस इन द सोलर यूवी रेडिएशन कुड इफेक्ट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोजियोकेमिकल साइकिल, thus altering both sources and sinks of greenhouse and chemically important trace gases, ठीक है। इनका जो सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेस का, जो बाकी ट्रेस गैसेस है उनका जो सोर्स और सिंक है उस पर भी फर्क डाल सकता है, ठीक है। These potential changes would contribute to biosphere atmosphere feedbacks that reinforce the atmospheric buildup of these gases। तो इन चेंजेस की वजह से क्या है कि बायोस्फीयर एटमॉस्फेरिक का जो फीडबैक है उस पर कंट्रीब्यूशन होगा, और साथ ही साथ जो इन गैसेस का, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है या फिर जो ट्रेस गैसेस है उनका जो एटमॉस्फेरिक बिल्डअप है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एयर क्वालिटी के ऊपर अगर हम बात करें इसका क्या असर होता है, तो रिडक्शन इन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन एंड द कॉन्कॉमिटेंट इंक्रीज इन यूवीबी रेडिएशन पेनिट्रेटिंग टू द लोअर एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन हायर फोटो डिसोसिएशन रेट्स ऑफ की ट्रेस गैसेस दैट कंट्रोल द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। तो इससे क्या असर हो रहा है, यानी कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और उसके साथ साथ क्या होगा, अगर ओजोन कम हो रही है तो यूवीबी की जो रेडिएशन है वो ज़्यादा नीचे आ जाएंगी, ठीक है ना, वो लोअर एटमॉस्फेयर में आ रही है। तो उससे क्या है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट या जो की ट्रेस गैसेज हैं उनका फोटो डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और फोटो डिसोसिएशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिकली ये गैसेज क्या करती है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द ट्रोपोस्फेयर को कंट्रोल करती हैं, और इनका ही अगर डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो ये जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द ट्रोपोस्फेयर है इसको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। दिस कैन इंक्रीज बोथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन
and related oxidants such as hydrogen peroxide which are known to have adverse effect on human health, terrestrial plants and outdoor material। तो इन चीज़ों पर इसका नुकसान होगा, तो इससे क्या हो सकता है, इनका जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन है ओजोन का और ये बाकी जो रिलेटेड ऑक्सीडेंट है वो भी बढ़ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल may change the atmospheric lifetimes of climatically important gases such as methane and CFC substitutes। तो इसका भी जो लाइफ टाइम है वो चेंज हो जाएगा और ये हो सकता है कि ज़्यादा समय तक रहे, फिर इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वगैरह ज़्यादा होता है तो फिर ये और ज़्यादा नुकसान हमें पहुँचाए। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज्ड tropospheric reactivity could also lead to increased production of particulates such as cloud condensation nuclei from the oxidation and subsequent nucleation of sulfur of both anthropogenic and natural origin। ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये भी हो सकता है कि जो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई हैं वो बढ़ जाए। ठीक है, और उससे भी फिर क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह ज़्यादा होगी और ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक नेचर का हो चाहे फिर वो ओरिजिन उसका जो है वो नेचुरल भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम मटेरियल्स की बात करते हैं कि मटेरियल्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स या फिर नेचुरली अकरिंग बायोपॉलीमर्स एज वेल एज सम अदर मटेरियल्स ऑफ कॉमर्शियल इंटरेस्ट आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय सोलर यूवी रेडिएशन। सोलर यूवी रेडिएशन से जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं या जो नेचुरली अकरिंग बायोपॉलीमर्स हैं इनको भी नुकसान पहुंचता है। द एप्लीकेशन ऑफ दीज मटेरियल्स पर्टिकुलरली प्लास्टिक्स in situations which demand routine exposure to sunlight is only possible through the use of light stabilizers and or surface treatment to protect them from sunlight। ठीक है, यानी कि इन मटेरियल्स का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे कि स्पेशली अगर हम बात करें प्लास्टिक की, और वो भी ऐसे सिचुएशंस में जहां पर सनलाइट से इनका रूटीन एक्सपोजर होता है, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, इनके सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो हम लाइट स्टेबलाइजर्स का यूज़ करें यानी कि जिससे लाइट का ज़्यादा असर उस पर ना हो, या फिर इस तरीके का सरफेस ट्रीटमेंट करें जिससे वो यूवी रेडिएशन पे ज़्यादा एक्सपोज ना हो और उनको नुकसान उससे ना पहुँचे। ठीक है, इसके बाद any increase in solar UVB content due to partial ozone depletion will therefore accelerate the photo degradation rates of these materials, limiting their life outdoors। और अगर हम इस तरीके का सरफेस ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या कुछ लाइट स्टेबलाइजर्स वगैरह का यूज नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो इन मटेरियल्स का फोटो डिग्रेडेशन है, फोटो डिग्रेडेशन का मतलब है कि फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जो उनका डिग्रेडेशन हो रहा है वो एक्सेलरेट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा और इससे इनकी जो लाइफ आउटडोर है यानी कि जो इनकी आउटडोर लाइफ है कि बाहर ये खुले वातावरण में सनलाइट में कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं, वो उस पर भी असर पड़ेगा और वो काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है रिलेटेड टू द ओजोन डिप्लीशन आप समझ गए होंगे। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि जो भी टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी सोर्स है आप अपना करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, भले ही वो न्यूज़पेपर है भले ही कोई और सोर्स है, तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ओजोन से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ मिलती है तो आप उसको जो है ज़रूर यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगले चैप्टर रहेगा उसके साथ हम लोग इस कोर्स को अगले पार्ट में अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अपना कोई भी डाउट सॉल्व करने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज मिल जाएंगे सो दैट कि आप इस सब्जेक्ट की जो पूरी तैयारी है वो हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें। बाकी अगर कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में हमारी वेबसाइट के थ्रू आपको कोई भी अगर टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 28। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।